Okay, so hello everyone, this is your Adarsh Patel. Welcome to our Decent Star classes. तो आपको पता ही होगा हम अपना एनसीईआरटी का पूरा सीरीज स्टार्ट किए हैं। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, अभी हम दूसरा चैप्टर जो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है, हम इसका एक सेगमेंट कंप्लीट कर लिया था 2 लेक्चर में और आज है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन का मतलब हुआ कि हार्मोनल सिस्टम के बारे में। अ, अगर आप शुरू से हमारा लेक्चर पहला और दूसरा वाला लेक्चर देखेंगे, तो पहले और दूसरे लेक्चर में हमने एक सिस्टम का नाम लिया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है? इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में 2 तरीके के सिस्टम आते हैं। जो पहला सिस्टम हुआ करता है इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर में, उस पहले सिस्टम का नाम क्या है? नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और हम कई बार बता चुके हैं कि ये दोनों सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों मिलजुल करके आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर के काम करती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। और ये जो दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो रही है और दोनों चैप्टर को मिला करके या फिर दोनों इन सिस्टम को मिला करके हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। और इस इंटीग्रेटेड सिस्टम से ही हमारी बॉडी की पूरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म चलती है। और यही सेम सिस्टम जो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसमें का एक सेगमेंट ये जो हार्मोन्स इन प्लांट है या फिर हार्मोनल सिस्टम इन प्लांट है, इसको भी हम इसी चैप्टर के अंडर में पढ़ते हैं। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में क्लास 10th की जो भी अपनी चैप्टर है, आप देख रहे होंगे कि क्लास 10th में हम एक बार हम ह्यूमन के सिस्टम को पढ़ते हैं, हम फिर प्लांट को सिस्टम को पढ़ते जाते हैं। तो यही हमारा पढ़ने का ट्रेंड है कि हम पहले एनिमल को के सिस्टम या फिर प्लांट के सिस्टम को पढ़ रहे हैं, फिर हम एनिमल के भी सिस्टम को भी पढ़ रहे हैं। मतलब कि हम दोनों ऑर्गेनिज्म के सिस्टम को पढ़ते हैं, प्लांट और एनिमल के सिस्टम को। ठीक है? इस एंडोक्राइन सिस्टम में आज हम क्या देखने वाले हैं, अपने बॉडी के कुछ जो इम्पोर्टेंट हार्मोन हुआ करते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, जहाँ पे हम पिछले क्लास में हम बंद कर दिए थे, उसके बाद से आज का जो टॉपिक है यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये पीपीटी देख पा रहे होंगे, इसी पीपीटी से हम पढ़ा रहे हैं और ये पीपीटी जो हमारी डिसेंट बायो बुक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे परचेज कर सकते हैं। तो इस पीपीटी के अंदर में आपको सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना? ऐसा इसमें क्या है, बुक की तरह से आपको कहानी नहीं पढ़नी होती है। साइंस एक कहानी का सब्जेक्ट नहीं होता है। साइंस क्या है? सारा लॉजिकल बातें, कुछ डेटा वाइज चीजें होती हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं। साइंस में इतना पढ़ना होता है। और हर एक चीज के पीछे, हर एक रीजन के पीछे, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे 2 क्वेश्चन अपने आप से करना शुरू करो आज से, व्हाई और दूसरा हाउ। उसके बाद अगर आप ये दोनों क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर में रखते हो और जो भी आप साइंस पढ़ रहे हो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप हमेशा ही अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो व्हाई एंड हाउ का, अगर आप रीजन ढूंढने अगर लग जाओ पूरे अच्छे तरीके से, तो आपको साइंस की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। साइंस है ही क्या, हाउ एंड व्हाई का जो रिसर्च है, यही साइंस है। समझ में आया? तो इसी तरीके से इस बुक को इसी कॉन्सेप्ट पे सब कुछ लिखा गया है कि आपको ज़्यादा फालतू का झमझम और फालतू को बवंडर ना पढ़ना पड़े। आपको जो काम की चीज़ें हैं, बस पॉइंट वाइज़ लिख दी गई, आप उसको अच्छे से समझ करके याद करना है। बस इतना करना होता है साइंस के अंदर में, ठीक? चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। आपको करना क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट के को अच्छे से समझने के बाद में उस पे कुछ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। उस क्वेश्चन को उस जो भी क्वेश्चन मिल रहा है, फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, उसकी जो रिलेशन है, इसको देखना पड़ेगा। बस इतना करना होता है साइंस के अंदर में। फिजिक्स के अंदर में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन लगाते हैं। बायो में थ्योरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वेश्चन, ठीक है ना? जो कांसेप्ट है बायोलॉजी के अंदर में, बायोलॉजी का कांसेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कांसेप्ट आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स में ही है, पर फिजिक्स में थोड़ा क्या बोलते हैं, हाथ साफ करने के लिए या फिर सारे को इन हैंड करने के लिए फिजिक्स में क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए भाई,
इसमें हम क्या शुरू कर दिए थे, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे ना। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा, जिसमें हमने क्या बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, आप बस ऑटोनॉमिक, सोमैटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जान लो। इतने में आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक। और ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग जो फंक्शन है इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद उसके पहले जो पहले लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, न्यूरॉन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। न्यूरॉन के एक एक पार्ट को हम समझ लिए थे। अगर कोई पार्ट है तो उसका फंक्शन क्या है, वो क्यों है, सारा कुछ हमने देखा था। चलिए भाई, आज के लेक्चर में हम अपना शुरू कर देते हैं, ये हार्मोन्स इन एनिमल। तो देखिए, ये जो अपना हार्मोन्स इन एनिमल नाम का चैप्टर है, तो जितना भी हार्मोन से डील करते हैं, इस सारे सिस्टम को बनाने वाला सिस्टम का क्या नाम है, इस पूरे सिस्टम को बनाने वाले सिस्टम का नाम है भैया ये एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है भाई? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को ही हम हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, जब भी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर में, तो बॉडी के अंदर में भैया दो सिस्टम होती है। एक होती है एक्सोक्राइन सिस्टम। क्या होती है? एक होती है एक्सोक्राइन, बेसिकली ये ग्लैंड है, सिस्टम ना बोलो इसको, ग्लैंड बोलो। दो तरीके की ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक। तो ये जो अपना ग्लैंड्स है, ये दो तरीके की होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है और दूसरी जो ग्लैंड्स है ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक। तो इस तो देखो भैया, इस अरे यार ये क्या हो रहा है। तो ये जो एंडोक्राइन अपनी ग्लैंड्स है, ठीक, ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? तो देखो, एक जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं डक्टेड, ठीक। और जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। अच्छा, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? एक को बोल रहे हैं कि भैया ये डक्टेड ग्लैंड है और एक को बोल रहे हैं डक्टलेस ग्लैंड है, हमारा दुश्मनी थोड़ी है इससे। तो डक्टेड का मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये सिक्रेटरी सेल है। क्या है? एक सिक्रेटरी सेल है। सिक्रेटरी सेल का मतलब वो सेल जिससे सिक्रीशन निकल रही है, ठीक है ना। ये कुछ सिक्रेट किया और यहाँ पे एक सेल है, इस सेल को बोल रहे हैं क्या? टारगेट सेल। क्या बोल रहे हैं भाई? टारगेट सेल्स। तो सिक्रेटरी सेल से जो भी मटेरियल है, सिक्रेटरी सेल से जो कंपोजिशन है, इसको इस टारगेट सेल तक लेकर के जाने के लिए, क्या, इस टारगेट सेल तक लेकर के जाने के लिए ये जो डक्ट लगी हुई है, क्या है ये जो डक्ट है, ये जो पाइप जैसा दिख रहा है इसको हम डक्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इस डक्ट की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर के इस सेल का जो सिक्रीशन है, क्या है, इस सेल का जो सिक्रीशन है यहाँ से यहाँ तक जाएगा। समझ में आया क्या? तब जाकर के इस सेल का सिक्रीशन इस सेल से निकल के इस सेल के पास तक पहुंचेगा, ठीक। तो इसको करने के लिए यहाँ पे डक्ट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे हम डक्टेड ग्लैंड। क्या बोलेंगे? डक्टेड ग्लैंड। और जितने भी डक्टेड ग्लैंड है उन सारे को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो क्यों? एक्सो का मतलब तो होता है आउटसाइड। तो आउटसाइड मतलब इस सेल से लेकर के यहाँ तक लेकर के जाने के लिए, बाहर तक पहुंचाने के लिए एक पतली सी पाइप की जरूरत है, एक पतली सी डक्ट की जरूरत है। इसीलिए तो बोल रहे हैं इसको हम क्या? डक्टेड ग्लैंड, ठीक। इसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो का मतलब होता है इनसाइड ही। क्या होता है? एंडो का मतलब तो पता ही है भैया, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड। और इसको हम क्या बोले हैं? डक्टलेस ग्लैंड। इसको कैसे समझेंगे कि मान लो ये क्या है? सेक्रेटरी सेल है, ठीक। ये क्या है भाई? ये है सेक्रेटरी सेल। इस सेक्रेटरी सेल को अपना सिक्रीशन मान लो इस टारगेट सेल को पहुंचाना है। किसको? इस टारगेट सेल तक इस सिक्रीशंस को लेकर के जाना है। तो ये सेक्रेटरी सेल और इस टारगेट सेल के बीच में कोई ऐसे पाइप नहीं होता है, ये डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ऐसे फ्लो करा देगी, ठीक। और ये सिक्रीशन ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू? वाया ब्लड के थ्रू यहाँ पे इस टारगेट सेल के पास ये सिक्रीशन पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे मीडियम ब्लड है, यहाँ पे
जो है डक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि ये जो है डक्टलेस ग्लैंड है ना, इसलिए इसको क्या बोले हैं, डक्टलेस ग्लैंड। और ऐसे डक्टलेस ग्लैंड को हम किस नाम से बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करते हैं भाई, तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्या, ये जो अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या सिक्रीट करता है, एंजाइम्स को। मेनली किसको सिक्रीट करता है भैया, तो एंजाइम्स को ये जो है ये मेनली सिक्रीट करता है, ठीक। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये मेनली किसको सिक्रीट करता है, तो ये हार्मोन्स को ये मेनली सिक्रीट करता है, ठीक। तो मेनली हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और मेनली एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। तो इस तरीके से अपने पास दो तरीके के ग्लैंड हुआ करते हैं, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है क्या। तो एक्सोक्राइन को क्या बोले हैं, डक्टेड ग्लैंड, और एंडोक्राइन को बोल रहे हैं हम डक्टलेस ग्लैंड, ठीक। तो क्या बोलेंगे, जो हार्मोन वाला सिस्टम है वो डक्टेड होता है कि डक्टलेस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि जो एंडोक्राइन वाला सिस्टम है ये एक डक्टलेस सिस्टम है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं हार्मोन्स इन एनिमल, मतलब कि जो हार्मोन को पढ़ने का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का क्या नाम है, तो जो हार्मोन को पढ़ाने वाली सिस्टम है, इस सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल के बारे में। मतलब कि एक बॉडी के अंदर में कुछ सेल्स हैं, कुछ ग्लैंड हैं जो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे होंगे। तो हम इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में मेनली उन सारे ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं जहां से हार्मोन्स निकल रहा है, ठीक। तो बॉडी में अगर हम एक फिगर दिखाएं एंडोक्राइन सिस्टम का, तो देखिए ये है हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम, क्या है, ये हमारी बॉडी का है भैया एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए इस एंडोक्राइन सिस्टम में पहले आप एक बार ध्यान से देखिए, ये है अपने पास, ये है अपने पास पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हम बोलते हैं, मान लीजिए जो अपनी थर्ड आई है ना, इसको हम पीनियल ग्लैंड के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड यहाँ पे इसके पीछे होता है, ठीक है ना, जो थर्ड आई है इसी को हम पीनियल ग्लैंड बोल रहे हैं, ठीक। और क्या है, हाइपोथैलेमस, तो हमने बताया था इसके ऊपर थैलेमस रीजन है, किसका थैलेमस रीजन होता है, तो फोर ब्रेन का पार्ट कौन होता है, थैलेमस। अगर आप पिछले लेक्चर को देखे होंगे ध्यान से, तो हमारी फोर ब्रेन के तीन पार्ट हुआ करते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मैंने बोला था हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, हाइपो का मतलब नीचे, हाइपो का मतलब बिलो, बिलो का मतलब नीचे, समझ में आया। तो ये हाइपो का मतलब तो नीचे हो गया, और थैलेमस इसका मतलब कि एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो कि थैलेमस के नीचे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का नाम से हम इसका लोकेशन भी बता सकते हैं कि एक ऐसा ग्लैंड जो थैलेमस के नीचे होता है, इसको क्या बोलते थे, हाइपोथैलेमस। ये सब पिछले लेक्चर का ही है। हाइपोथैलेमस को हम किस नाम से बोले थे, हाइपोथैलेमस के लिए भैया हमने बोला था कि जो हाइपोथैलेमस भैया हैं, ये मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड है, क्या है, ये मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड है। और ये जो अपने पिट्यूटरी भैया हैं, ये पिट्यूटरी किस शेप का हुआ करता है, तो पी शेप हुआ करता है, और इसका साइज भी मटर के दाने के जितना ही होता है। और ये जो पिट्यूटरी होता है ये मास्टर ग्लैंड होता है। हमारी बॉडी का सबसे मास्टर ग्लैंड कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अच्छा, अच्छा सर इसको मास्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के सारे सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाली है। कौन, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे बॉडी के सारे सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाली है, इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल रहे हैं मास्टर्स ग्लैंड। समझ में आया, मतलब इस थायराइड ग्लैंड को कौन कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पैराथायराइड को कौन कंट्रोल करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को कौन कंट्रोल करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। पैनक्रियाज को कौन कंट्रोल करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। टेस्टिस को कौन कंट्रोल करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ओवरी को कौन कंट्रोल करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। देख रहे हैं, इन सारे ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन है,
पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोल रहे हैं, मास्टर्स ग्लैंड। अच्छा, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबको कंट्रोल कर रहा है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी करने वाला कोई होगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करने वाला होगा। उस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन है, तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करने वाला है उसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर हुई, तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया, मास्टर का भी मास्टर, मतलब बाप का भी बाप। ठीक, चलिए जी। तो अब यहाँ पे हमको सिस्टम को देखते जाते हैं। तो ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक है ना, ये पीनियल ग्लैंड, इसको हम थर्ड आई बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो चलिए जी, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट रेगुलेट इट रेगुलेट दी सिक्रीशन। एक मिनट, मुझे यहाँ ना लिख करके मुझे इस साइड लिखना चाहिए, नहीं तो मैं ढक लूंगा, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये क्या है, हाइपोथैलेमस क्या भैया, इट रेगुलेट्स दी सिक्रीशन ऑफ, क्या लिखे, इट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ये हाइपोथैलेमस किसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके सिक्रीशन को ये रेगुलेट करता है। ठीक, तो देखिए भैया, चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्लाइड निकालते हैं, उसके बाद हम सारा उसी पे हम एक रायता फैला देते हैं। ठीक, इसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जी, जैसे पिछली बार हमने सारा पढ़ लिया, फिर स्लाइड पकड़ के खत्म कर दिया, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हम खत्म कर देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे भैया हमने लिखा इसके बारे में, इसके बारे में हाइपो एल ए हाइपोथैलेमस के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, ये जो हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस क्या करता है भैया, तो इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया क्या, कि ये जो हाइपोथैलेमस है किसके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। तो देखो, हाइपोथैलेमस क्या करता है, दो तरीके का सिक्रीशन करता है। ठीक, जैसे मान लो कोई हार्मोन कभी कभी बॉडी में बढ़ भी सकती है और कोई हार्मोन बॉडी में घट भी सकती है। ठीक, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, दो तरीके की हार्मोन्स को निकालता है। एक तो रिलीजिंग हार्मोन, देखो एक तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो है ये दो तरीके का हार्मोन को निकालता है। एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरा जो है इसको निकालता है इनहिबिटरी हार्मोन्स को। ठीक, एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स को और दूसरा इनहिबिटरी। इनहिबिटरी क्या करेगा, जैसे कि मान लो ये पिट्यूटरी भैया है, क्या है, पिट्यूटरी भैया है। ठीक, ये पिट्यूटरी भैया किसी हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ा भी सकते हैं। तो पिट्यूटरी भैया क्या बोले, ये जो पिट्यूटरी भैया हैं ये हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा भी सकते हैं, पिट्यूटरी भैया किसी हार्मोन के सिक्रीशन को घटा भी सकते हैं। समझ में आया क्या, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बॉडी के हार्मोन को सिक्रीशन को बढ़ा भी सकता है, तो बॉडी के हार्मोन के सिक्रीशन को ये जो पिट्यूटरी है भैया ये घटा भी सकता है। ठीक, तो ये दोनों काम कर सकता है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड किसी एक पर्टिकुलर हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये इनहिबिटरी हार्मोन निकालेगा, अरे अरे पिट्यूटरी तुम ज्यादा उड़ रहे हो, थोड़ा नीचे आ जाओ। तो इनहिबिटरी हार्मोन जैसे निकालेगा, तो इस हार्मोन के जो बढ़ा हुआ सिक्रीशन है, अब ये हार्मोन क्या हो जाएगा, अब ये जो हार्मोन्स है ये तुरंत नॉर्मल अपने औकात में आ जाएगा। समझ में आया क्या, तो ये अब औकात में आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर एक कम निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन काम करेगा, ये काम करेगा ऐसे। ठीक, तो ये क्या करेगा, कहेगा अरे हार्मोन, अरे पिट्यूटरी भैया इस हार्मोन को तुम कम क्यों निकाले, इसकी तो जरूरत पड़ गई ना,
तो बोलेगा अच्छा अच्छा सर, इसके हार्मोन को अब हम नॉर्मल कंडीशन में ला देते हैं। तो फिर जैसे ही यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन्स जो है इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा, तो उस इस हार्मोन का भी लेवल बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों आपस में काम करते हैं। अरे समझ में आया क्या कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कैसे आपस में काम करते हैं? चलिए जी, अगर इतना समझ में आ गया तो इसके बाद भी आपको सब समझ में आएगा। देखो भाई, तो हम ये पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम में, तो समझ में आ गया आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। ठीक। तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसी पिट्यूटरी ग्लैंड में। चलो भैया, हम थोड़ा इसको और पढ़ाई करते हैं इसके बारे में। ठीक है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे हम थोड़ी और पढ़ाई कर लेते हैं। किस हार्मोन्स के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, तो पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में हम थोड़ा और पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक। देखो, ये जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है? ये जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट? दो पार्ट। एक पार्ट को बोलते हैं क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर का मतलब आगे, ठीक है ना, एंटीरियर का मतलब आगे। और बायो में दो नाम होता है, एक होता है इंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। तो इंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब होता है आगे। जैसे मान लो पिट्यूटरी है, तो इस पिट्यूटरी के दो पार्ट हो गए, ठीक है ना। एक तो ये हो गया क्या, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना, ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसके जो पीछे है, क्या है, ये जो पीछे है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। तो ये जो आगे है इसको बोलेंगे एंटीरियर, और जो पीछे इसको बोलेंगे पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, तो जो आगे वाला पार्ट है पिट्यूटरी का, और दूसरा क्या है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक। तो देखो भैया, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं। ठीक। एक जो हार्मोन है इसको बोलते हैं एडीएच, या फिर इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन, ठीक है ना। इसका फंक्शन ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, एडीएच और वैसोप्रेसिन का। इसका मतलब ये जो दोनों हार्मोन्स है, आप ये समझ जाओ, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है। ये हमारी ये क्या करते हैं, ये जो एडीएच या फिर जो वैसोप्रेसिन है, यहाँ पे क्या लिखा है, वैसोप्रेसिन, ये हमारी कैपिलरी को कंट्रैक्ट करते हैं, और यही करता है एडीएच, ये हमारी वैसोप्रेसिन है ना, तो ये जो हमारी वेसल्स है इसको प्रेस करेगा, इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है ना। और एडीएच का लेवल आप आगे चल के पढ़ेंगे, इसका कोई जानने का बहुत ज्यादा कुछ खास मतलब है नहीं। और ये यूरिन के कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है, बस इतना याद रखो एडीएच के बारे में। ठीक। दूसरा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ए एक्स ऑन, इसमें जस्ट अ सेकेंड, ये तो दिखेगा नहीं आपको। देखिए भाई, ये तो हमने एडीएच बता दिया, ठीक है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और दूसरा हम बता देते हैं, इधर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, वैसोप्रेसिन तो बोल दिया मैंने। इसको हम बोलते हैं क्या, क्या लिखा था दूसरा यार, इसको हमने बोला था ऑक्सीटोसिन। ठीक। तो ऑक्सीटोसिन, ये जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ए एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल, एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल एंड कंट्रैक्ट, एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल एंड कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट इट। क्या करता है, स्मूथ मसल पे एक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा सर, हम समझ गए, स्मूथ मसल पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब उसको सिकुड़ाएगा स्मूथ मसल को। और बताइए, तो इसका यूज बता दिए भैया, इसका यूज क्या है, ठीक है ना। इसका यूज दो जगह पे होता है, जैसे बोला स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एक तो डिलीवरी, डिलीवरी इन द सेंस की पार्चुरेशन, जब बेबी का डिलीवरी हो रहा है, ठीक है ना, पार ये, तो एक तो पार्चुरेशन पे, ठीक है ना, एक बार स्पेलिंग देख लेना इसका एक बार। तो ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, बेबी बर्थ में। क्या बोला, बेबी के
बर्थ में हेल्प करता है, ये ऑक्सीटोसिन। दूसरा, ये कहाँ पे काम करता है, तो ममेरी ग्लैंड, ठीक, ममेरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट की ग्लैंड है फीमेल में, उस पे एक्ट करता है। और क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, जो मिल्क है, बेबी को क्या चाहिए, मिल्क चाहिए ना, मदर का मिल्क चाहिए फीड करने के लिए। तो क्या करेगा, ममेरी ग्लैंड को कंट्रैक्ट करेगा और मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो मिल्क को इजेक्शन में ये हेल्प करता है। समझ में आया, तो ऑक्सीटोसिन का ये काम है। अच्छा सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या बता दीजिए, आप हमें अब बता दीजिए भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन, किसके फंक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन बताइए। तो देखो, पहले तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स को याद रख लो। तो ऐसे याद कर लो, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स को, फ्लैग टिप, ये मेरा कोई कोड वर्ड नहीं है, ये कहीं मैंने ही यूट्यूब पे देखा हुआ था। मुझे शायद मेरे टीचर ने बताया था या मैंने कहीं देखा था बहुत पहले, तो ये वहां का है। तो अगर कोई क्लेम करता है इन फ्यूचर, तो भैया मेरा ट्रिक नहीं है, किसी टीचर का ट्रिक है। तो ये हमें याद पड़ गई है तो हमने बता दिया बस। FSH, एफ का मतलब FSH, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एल का मतलब है LH, एल का मतलब LH, LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स जो है ना, ये सब हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, ठीक। और ACTH करके है, इसके बारे में आपको नहीं ज्यादा जानना है। हाँ, इसके बारे में जानना है आपको। GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन, GH को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। T से हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना, थायराइड, या फिर TSH, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं TSH, ठीक है, आपसे याद रख लो TSH, ठीक है ना। TSH का मतलब क्या हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। आई से कोई मतलब नहीं है, पी से याद रख लो, क्या, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन को इतना याद रखो, प्रोजेस्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हार्मोन्स, ठीक है ना। प्रोजेस्ट्रॉन को हम और किस नाम से बुलाते हैं, तो प्रोजेस्ट्रॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इतना समझ में आया क्या। तो ये जो सारे हार्मोन्स हैं, ये आप याद कर लो, धीरे धीरे आपको काम आ जाएगा, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सारा हार्मोन हमने लिख लिया। अपने याद करो यार, ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या है, तो हमारे ओवरी में क्या होता है, फीमेल ओवरी में एग होता है जिसको ओवा जब बोलते हैं ना, तो पहले इसका जो फॉलिकल्स है, इसका ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है ना, फॉलिकल ग्रोथ में हेल्प करेगा और फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल बनाने में। इसी तरीके से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी रिप्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है। हाँ, आपको ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, तो जैसा कि नाम में ही है ग्रोथ, तो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प्स करने वाला हार्मोन्स का क्या नाम है, तो एक ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक। तो एक ग्रोथ हार्मोन। थायराइड हार्मोन के बारे में आप जानते ही हैं। थायराइड, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक। तो चलिए जी, इसको आप देख लो, ये एंडोक्राइन सिस्टम रहा। तो ये देखो पैराथायराइड और है कौन, ये थायराइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड ग्लैंड ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं अपना थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। इसके पीछे बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है ना, जब आप देखोगे तो ये बटरफ्लाई शेप का ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये थायराइड ग्लैंड है, जो आगे से देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड है। इसको पीछे से देखेंगे, जब पीछे से देखेंगे तो मटर के दाने दाने जितने साइज जितना ऐसे
4 होगा, ठीक है ना। तो ये जो इसको बोलते हैं हम पैराथाइरॉइड ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको, हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया, ये थायराइड ग्लैंड हो गया और ये पैराथायराइड ग्लैंड हो गया। इसके नीचे आओ तो किडनी, किडनी ग्लैंड नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये जो ऐसे बना हुआ ना कैप जैसा है, जो पीला पीला है जो है, इसको हम बोलते हैं क्या, एड्रिनल ग्लैंड। ये देखो ये जो है और ये है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। उसके बाद आता है अपना पैनक्रियाज, समझ में आया क्या। उसके बाद आता है अपना कौन है, पैनक्रियाज। तो चलो जी, हम पैनक्रियाज के बारे में अगर कुछ बताएं तो पैनक्रियाज को हम बोलते हैं, ये हेट्रोक्राइन होता है, ठीक है ना। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बाद एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब कि ऐसा ग्लैंड जो दोनों चीजों को सिक्रीट करता है, ऐसा ग्लैंड जो एंडोक्राइन भी है और ऐसा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है। मतलब जो पैनक्रियाज है ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज जो होती है वो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन का मतलब ये एंजाइम भी बनाती है, डाइजेशन में हम पढ़ेंगे, डाइजेशन आपने पढ़ लिया तो पैनक्रियाज में एंजाइम भी, पैनक्रियाज होती है एंजाइम बनाती है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पैनक्रियाज जो होती है ये हार्मोन्स बनाती है, हार्मोन्स। जैसे आप शुगर वगैरह का नाम सुने होंगे ना, जो जो शुगर मेंटेन करने वाली हार्मोन है, इसको कौन बनाती है, पेनक्रियाज बनाती है। इसी के साथ आप एक इमरजेंसी हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करने वाली जो हार्मोन्स है, इसको एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन्स होती है, इसको भी हमारी किडनी बनाती है, ठीक। इसके बाद देखिए, मेल के अंदर में ये टेस्टिस पाया जाएगा, टेस्टिस जो है ये मेल के अंदर में पाया जाएगा, यहाँ से भी हार्मोन्स निकलेगा, ठीक। और ओवरी, ओवरी कहाँ पे होती है, तो फीमेल्स के अंदर में, तो ये भी हार्मोन सिक्रीट करती है। तो फीमेल्स के अंदर में ओवरी हो गई, फीमेल के अंदर में ओवरी हो गई, ठीक है ना। फीमेल को ऐसे हम इस साइन से डिनोट करते हैं, फीमेल के अंदर में ओवरी हो गई और मेल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक। समझ लेना दोनों साइन को, तो मेल को हम इस साइन से, मेल को इस साइन से और फीमेल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो मेल के अंदर में टेस्टिस, मेल के अंदर में टेस्टिस, फीमेल के अंदर में ओवरीज। समझ में आया बच्चों। चलिए जी, चलिए जी, इसी खूबसूरत पीपीटी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, चलो भाई, इतना आपको समझ में आया, ठीक। इसके बाद इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, हम देखते जाते हैं। हम देखो, मेरा मोटिव ये है कि लेक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, पर इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, पर लेक्चर खराब बने और आपको नॉलेज ना मिले, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर जिसको लग रहा है कि काम की चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, देखो ये सारा सिलेबस में है, अगर इस चैप्टर में नहीं तो कुछ चीजें हैं ना कि अगले चैप्टर में दे रखी हैं, तो जहां पे जिसकी जरूरत है हम वो सारा कुछ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जिसको लग रहा है कि यार ये तो है ही नहीं हमारे बुक में, तो आगे का भी थोड़ा चैप्टर देखो, समझ में आपको आएगा कि आगे के चैप्टर में है, ठीक है ना। तो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा एग्जाम का क्वेश्चन, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि अगर इतना पढ़ लेते हो तो आप कोई सा भी एग्जाम का पेपर लगाओ, समझ में आया, आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी होती है भैया, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आप एग्जाम देने वाले हो। अगर आप ओलंपियाड पढ़ रहे हो तो इससे बहुत अलग पढ़ना होगा, अगर आप केवीपीवाई पढ़ रहे हो तो इससे अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एनटीएससी दे रहे हो तब भी थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो एनसीईआरटी, अपना मेन फोकस कौन है, एनसीईआरटी बोर्ड का जो सिलेबस है इसको, पर हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि बोर्ड के भी अंदर में, बोर्ड तो एटलीस्ट 100 के 100 नंबर आप पक्के करके लाओ, और प्लस बोर्ड के साथ अगर आपके कोई भी कंपटीशन दो छोटा मोटा इधर उधर जीके पीके, तो आप सब आराम से एकदम हंसते खेलते निकाल के आओ, ठीक है ना। इसके लिए लेक्चर है। जिसको लग रहा है कि भाई ज्यादा है या फिर हंसी मजाक इस तरीके की वाहियात बातें नहीं हो रही हैं, मजा नहीं आ रहा, बस पढ़ाया जा रहा है, तो भैया मत पढ़ो। तुमको जिंदगी में हंसी चाहिए, मजाक चाहिए, चुटकुला चाहिए, मत पढ़ो। स्ट्रेटजी वाले भी एक वीडियो होते हैं जो बताते हैं कि 1 महीना में बोर्ड कैसे क्लियर करें। पहले पहले देखो ऐसे होता है स्ट्रेटजी वाला वीडियो, 3 महीना में बोर्ड कैसे क्लियर करें, फिर 2 महीना में बोर्ड कैसे क्लियर करें, फिर जैसे ही वो महीना खत्म होगा फिर एक स्ट्रेटजी वाले और वीडियो आ जाएगा, 1 महीना में बोर्ड कैसे क्लियर करें, फिर आएगा 29 दिन में, फिर 28 दिन में, फिर इस 15 दिन में क्या करें, इस 10 दिन में क्या करें। तो इस तरह के कुछ भैया दीदी लोग हैं यूट्यूब पे, कुछ मास्टर साहब भी लोग हैं, ठीक है ना।
जो एकदम दबा के एकदम एक पे एक स्ट्रेटजी बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, ठीक है ना? तुम क्या करो, आराम से जाओ, पानी पियो, लैपटॉप सामने रखो, फ़ोन सामने रखो, एक डायरी लो, पेन लो, एकदम बका-बक एकदम स्ट्रेटजी लिखते जाओ, दीवार पे चिपकाओ, खुश रहो, एकदम मस्ती करो। और जिसको पढ़ना है भैया, उसको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता है, बात को समझो। इसीलिए यहाँ पे ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत हँसी-मज़ाक, हँसते-खेलते पढ़ते रहना चाहिए और जो कि हम करा रहे हैं। पर हर अगर हम ज़्यादा वाहियात बातें करेंगे, ज़्यादा हम यार तुमको हँसाएँगे तो तुम हँसोगे कि पढ़ोगे, ठीक है ना? हँसते-खेलते रहो, पढ़ते रहो, मौज-मस्ती करते रहो, ऐसे ही चैप्टर खत्म करो, ठीक है ना? ज़्यादा एकदम पढ़ाई पे ऐसा भी नहीं करना है और हँसी ऐसा भी नहीं है। दोनों का एक्सेस बुरा होता है, पर हर चीज़ का इक्विलिब्रियम अच्छा होता है हमेशा के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का इक्विलिब्रियम बना के रख रहे हैं, थोड़ा हँसा भी दिया, थोड़ा मौज-मस्ती भी कर लिए, थोड़ा कुछ अच्छी बातें बता दिया, बस यही ऐसे ही पढ़ना है। ये नहीं कि वाहियात बातें चल रही हैं, चुटकुला पे चुटकुला, इस तरीके की कुछ बातें चल रही हैं। ठीक, स्ट्रेटजी-पिस्ट्रेटजी, हँसी-मज़ाक, पढ़ाई कुछ है ही नहीं। अरे! ऐसा नहीं। चलिए जी, ज़्यादा हो गया, औकात से ज़्यादा मास्टर औकात से ज़्यादा मत बोलो। हमारे एक भैया हैं, जो हर महीने स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं और हम देखते रहते हैं। देख लो भाई। चलिए जी, क्या है हार्मोन्स इन एनिमल। अरे मास्टर हमारे भैया को तुम गंदा-गंदा बोला, हम तुमको नहीं छोड़ेगा, मत छोड़ो। जाके अपने भैया से बोल दो कि हर है जो बहुत स्ट्रेटजी पे आपके कमेंट किए, जाके बोल दो भैया। देखिए भाई, यहाँ पे है हार्मोन्स इन एनिमल, तो हार्मोन्स इन एनिमल में क्या लिखा हुआ है? हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना? तो केमिकल से ही हार्मोन है, तो का क्या लिखा है? केमिकल्स या फिर हार्मोन मीन्स क्या है? ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का जरिया होता है। हार्मोन्स भी ना इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का एक जरिया होता है। जैसे नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा दिया ना, इम्पल्स मिला, ठीक है ना? स्टिमुलस आया, इम्पल्स दिया, फिर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। तो हर एक सेल के अंदर में हमने बताया था पहले लेक्चर में, हर एक सेल के अंदर तक नर्वस सिस्टम नहीं घुस सकता है, ठीक है ना? तो उसके लिए एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ी। वो एंडोक्राइन सिस्टम उस सेल के अंदर के मैकेनिज्म को और पूरे सेल के अंदर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना? हम हर जगह थोड़ी ना पाइप पाइप को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना? तो कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे वो नर्व नहीं इनर्वेट कर सकता, वो नर्व नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पे क्या करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम काम करेगा, फिर वहाँ पे हार्मोन चाहिए होगा। जैसे 2 नर्व था, एक न्यूरॉन ए है, इसके बीच में एक साइनेप्स नाम का कुछ गैपिंग था, ठीक है ना? साइनेप्टिक क्लेफ्ट था। तो ये जो एक्सॉन का टर्मिनल है, ठीक है ना? ये कुछ इसको इस न्यूरॉन से लेकर के दूसरे न्यूरॉन तक अपने इन्फॉर्मेशन पहुँचाना था, तो बीच के में क्या था? कुछ न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? कुछ केमिकल सब्सटेंस है, जो इसके इन्फॉर्मेशन को इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना? तो सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ऐसे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता रहता है, ठीक? और हमारी बॉडी में जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है, वहाँ-वहाँ तो वो एक जगह से सिक्रीट हो रहा है और वहां तक पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू। कोई यहाँ पे डक्ट की जरूरत नहीं होती है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। समझ में आया क्या भैया? हाँ, चलिए जी। तो केमिकल्स या हार्मोन मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन जो होता है एनिमल्स में यूज होता है। हम सब एनिमल्स ही, हम सब जानवर ही हैं, हम सब गधे हैं। नहीं, हम सब नहीं गधे हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब मैमल्स हैं। तो एनिमल में केमिकल्स और हार्मोन्स भी एक जरिया होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का, ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखा है हमने? केमिकल सिग्नल। हमने क्यों बोला भैया ये हमारी किताब है तो हमने ही तो लिखा है, तुमने थोड़ी लिखा है। ये मास्टर भाव मार रहे हो तुम अब। हाँ, भाव मारेंगे भाई। लिखा है, किताब लिखा है, देखो कितना अच्छा लिखा है। पढ़ो तुम भी। हाँ, ये मास्टर आप मार्केटिंग कर रहे हो। हाँ, करेंगे, हमारा किताब हम करेंगे भाई। केमिकल सिग्नल वाज सेंट एज वेल, ठीक है ना? केमिकल सिग्नल आसानी से या फिर आराम से हम एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए अपना सेंड कर सकते हैं। इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। देखो कितनी अच्छी बात हमने लिखा है कि हर सेल्स तक पहुंच सकता है और प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ चेंजेस नीडेड, ठीक है ना? और छोटे से छोटा चेंज से लेकर के जो हार्मोन है ना, एक बहुत बड़ा चेंज भी क्रिएट कर सकता है, समझे? हार्मोन जो एक छोटे से छोटे चेंज भी कर से लेकर के बॉडी के अंदर में बहुत बड़ा चेंज भी कर सकता है। समझ में आया? देखो, ये जो अपना न्यूरल सिस्टम से है ना, ये जो न्यूरल रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, ठीक? ये जो अपना न्यूरल रिस्पॉन्स है, देखो
ये जो अपना भैया, ये जो अपना न्यूरल रिस्पॉन्स है ना, ये फास्ट तो होता है, पर फास्ट होता है, पर एक कुछ समय के लिए ही होता है, समझ में आया? न्यूरल रिस्पॉन्स होता है, फास्ट होता है, बट एक कुछ समय के लिए होता है, तो शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक। पर ये जो अपना एंडोक्राइन के थ्रू जो ये रिस्पॉन्स पहुंचता है ना, क्या, ये जो एंडोक्राइन के थ्रू जो रिस्पॉन्स पहुंच रहा है, ये स्लो होता है, धीरे धीरे ब्लड लेकर के जाएगा, स्लो होता है, पर इसका असर ज्यादा होता है, क्या, लॉन्ग लास्टिंग होता है। अरे समझ में आया क्या? तो न्यूरल रिस्पॉन्स और एंडोक्राइन रिस्पॉन्स में ये दोनों भी अंतर हुआ करते हैं, ठीक। तो वही लिखा है यहाँ पे, इसके आगे लिखा होगा कोई कहीं पे, मैंने लिखा है, देखिए जी यहाँ पे लिखा है, पहले भी चैप्टर में हमने लिख चुका है ये चीजें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हमने बताया, यहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है, और सबका, हर एक ग्लैंड का जो भी हार्मोन निकल रहा है, तो हर एक हार्मोन का एक अपना पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इतना समझ में आया क्या? हाँ भैया समझ में आया, तो ये चीज है। उसके बाद ये क्या लिखा है, फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ हार्मोन। इसका मतलब कि बॉडी के अंदर में एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है, जो हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करती है। जैसे हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का भी रिलेशन बताया, जब पिट्यूटरी कोई हार्मोन ज्यादा एक जगह पे पहुंचा दी, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन्स निकालेगा और कहेगा कि उसको मेंटेन करो, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर में फीडबैक मैकेनिज्म होता है, अगर किसी सेल्स में, जैसे मान लो बॉडी के अंदर में ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो गई, ठीक है ना, तो बॉडी हमारे पिट्यूटरी को मैसेज देगा, बॉडी हमारे हाइपोथैलेमस को भी मैसेज देगा, अरे भैया यहाँ पे तो ग्रोथ हार्मोन की जो है औकात से ज्यादा आ गया, इसको थोड़ा कम करो। तो हाइपोथैलेमस मैसेज देगा, या पिट्यूटरी थोड़ा नीचे आओ ना, तो थोड़ा उसके लेवल को मेंटेन कर देगा। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँ मेरा फीडबैक क्या है बच्चों, तो बोलोगे अरे सर आप तो बहुत गंदा पढ़ाते हो, तो ये हमारा फीडबैक हो गया, हम बहुत गंदा पढ़ाते हैं, वो मार मारेंगे बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो देखो भाई, तो फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, यही रेगुलेट करता है हार्मोन्स के एक्शन को। चलिए जी, इसके बाद क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक, देखो हमको सारे ग्लैंड को डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना लिखा है इतना आपको रटना है, इतना आपको समझ करके रटना है, रटना नहीं है, समझ करके रटना है, ठीक। क्या लिखा है, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, जो जिससे हमने अभी बोला है कि ये जो है यहाँ से निकल रहा है टीएसएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो ये जो थायराइड है, यहाँ से क्या, अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन, थायरोक्सिन किससे मिलता है हमको, तो यहाँ से थायराइड ग्लैंड ही सिक्रेट करेगा, ठीक है ना। तो अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है ना। और थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालता है ना, ये सब आयोडीन वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। किस कौन से हार्मोन, आयोडीन वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड है, जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, इन सब का मेन कंपोनेंट देखोगे ना, तो आयोडीन होता है, ठीक है ना। तो आयोडीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये देखो क्या लिखा है, जो थायरोक्सिन की अगर कमी किसी बच्चों में हो जाती है, किसमें, इन्फेंट के अंदर में हो जाती है, तो उस कौन सी बीमारी कॉज होती है, तो क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का मतलब होता है कि बच्चा जो होगा ना, दिमाग से पैदल होगा। एक तो होता है जो बस हाइट से ही पैदल होते हैं, नाटे, ठीक है ना। तो ये हाइट से तो पैदल हो है ही, ठीक है ना, प्लस दिमाग से भी पैदल है, ठीक है ना। तो इस तरीके का है क्रिटिनिज्म में, क्या होता है, ये जो बच्चा है, ये शरीर से भी पैदल और दिमाग से भी पैदल, दोनों से पैदल ही होगा, कोई ना। चलो भैया, ये रिड्यूसिंग फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ, मतलब हर एक तरीके की जो ग्रोथ होती है ना, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, सब जो क्रिटिनिज्म बीमारी है, इसमें होती है, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे में, इन्फेंट में थायरोक्सिन की कमी है, तो ये सब देखने के लिए मिलेगा, और उसे कौन सी बीमारी कॉज होगी भैया, तो उसको होगी क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म, देखो ये क्या लिखा हुआ है, आ गया ना, कॉमन सॉल्ट इज आयोडाइज टू सिंथेसिस थायरोक्सिन। तो ये जो थायरोक्सिन को कौन बनाने वाला है, तो आयोडीन। इसीलिए हमारे खाने में बोलते हैं ना, हमें अच्छा नमक खाना चाहिए, टाटा नमक, देश का नमक, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, काफी अच्छे थे, हमारे तो काफी इंस्पिरेशन रहे हैं टाटा जी, अभी भी हैं, थे, हमेशा के लिए रहेंगे, हर सबके लिए रहेंगे, काफी लीजेंड पर्सन, काफी अच्छे पर्सन।
ठीक, कोई बात नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं है। चलिए जी, तो कॉमन सॉल्ट जो है आयोडाइज, ये थायरोक्सिन को बनाता है, थायरोक्सिन हार्मोन, और ये थायराइड ग्लैंड के लिए हमारे अच्छा होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसके लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। इट रिड्यूस द अकरेंस ऑफ क्रिटिनिज्म, अगर बच्चों में आयोडीन की अच्छी मात्रा है तो क्रिटिनिज्म की समस्या कम रहेगी, ठीक। चलिए जी, उसके बाद और क्या है, हम जानते हैं कि अगर खाने में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी डेफिशिएंसी, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी खाने में ना, तो एक गोइटर, जिसको हम घेघा बोलते हैं, मेरे गांव में तो घेघा के नाम से बोलते थे भोजपुरी में, तो गोइटर हो जाता है, ऐसा स्वेलिंग, ठीक है ना। तो गोइटर देखने के लिए मिलता है, तो आयोडीन की कमी से, नमक की कमी, नमक ना भैया, नमक ना भैया, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बेटा, गोइटर, समझा बेटा, समझा बेटा, ए बेटा, बेटा, गोइटर, गोइटर होती है, ठीक। गोइटर में क्या होता है, जो नेक होता है वो फूल जाता है, नेक जो है फूल जाता है, मतलब सोलेन नेक देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद देखो, ये थायराइड था, इसी के पीछे था पैराथायरॉयड, ठीक है ना। तो देखो, दो तरीके का हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, एक जो है, एक तो थायरोकैल्सिटोनिन होता है, ठीक है ना, जिसको हम टीसीटी बोलते हैं, ठीक है ना, ये थायराइड का ही पार्ट है। और एक जो पैराथायराइड है, जो थायराइड के पीछे है, जो पैराथायराइड है, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, तो पैराथायराइड कैल्शियम लेवल को घटाता है, कहाँ पे, ब्लड के अंदर में, ठीक है ना। तो आर अपोजिट टू ईच अदर फंक्शन में, टीसीटी और पीटीएच दोनों जो होते हैं ना, फंक्शन में अपोजिट होते हैं, और दोनों का काम क्या होता है, कैल्शियम को बैलेंस करना बॉडी में, बॉडी ना लेकर के हम यहाँ पे बॉडी को कट कर देते हैं, बोल सकते हैं ब्लड के अंदर में, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्लड के अंदर में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। चलिए जी, इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लांट ग्रोथ कंट्रोल द डायरेक्शनल एंड डिफरेंशिएशन ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये जब आप प्लांट वाला पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा, थोड़ा देर थाम बा, थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, कि जो प्लांट हार्मोन्स होता है ये कंट्रोल करता है डायरेक्शनल को, ठीक है ना। और ये डिफरेंस, ये आप जब प्लांट वाला पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। देखो, एनिमल में क्या है, एनिमल थ्रू द ग्रोथ इज कंट्रोल्ड प्रोसेस, सबको पता है भैया, एनिमल में जो ग्रोथ होता है ना, लिमिटेड होता है, क्या होता है, देखो एनिमल्स जो होते हैं, हम सब जानवर, हाँ हाँ आप भी जानवर है सर, हाँ भैया हम भी जानवर हैं, एनिमल्स में जो होता है, ये ग्रोथ जो होता है भैया, ग्रोथ जो होता है भैया, अरे मास्टर तुम गंदा गंदा लिखता है, ग्रोथ जो होता है एक ऐसा होता है लिमिटेड, और प्लांट्स के अंदर में जो ग्रोथ होता है एक ऐसा होता है, ये होता है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अरे समझ में आया क्या, तो इतना 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 याद रखो। तो यहाँ पे क्या है, वही लिखा है, एनिमल के अंदर में जो ग्रोथ होता है कंट्रोल प्रोसेस के अंदर में होता है। ये भैया तुम कितना गंदा गंदा लिखता है। हाँ भैया हम लिखते हैं, भैया भैया मेरे जो स्ट्रेटजी वाले भैया हैं ना, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरी जो स्ट्रेटजी वाले भैया हैं ना, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है उनकी। तो कोई बात नहीं उनकी बस हैंड राइटिंग ही अच्छी है। चलो जी, चलो, यहाँ पे क्या लिखा है, एनिमल के अंदर में जो ग्रोथ है कंट्रोल प्रोसेस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हार्मोन्स इसमें रोल कर रहा है, हार्मोन्स का फीडबैक मैकेनिज्म, अभी फीडबैक आपको समझा ही दिया। दिस डू नॉट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ एज फाउंड इन द प्लांट, ये डायरेक्शनल ग्रोथ फाउंड इन प्लांट जो लिखा है आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। देखो, इसके बाद ये जो हार्मोन्स है, क्या बोला, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, दो हार्मोन्स होते हैं, एक किडनी से निकलता है, इसी के आगे हम NOR लगा देंगे, नॉर, तो ये इसका उल्टा काम करता है, इसी को बोलते हैं इपिनेफ्रिन, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये जो किडनी के ऊपर ये जो टोपा था ना, क्या था, किडनी के ऊपर ये जो टोपा है, देखो, डिस्टोपा, सर डिस्टोपा, यस डिस्टोपा, ठीक। तो ये जो किडनी के ऊपर से डिस्टोपा जो है, डिस्टोपा, डिस्टोपा इज नोन एज द एड्रिनल ग्लैंड, ओके बेटा, प्यारी सुंदर बेटाज। तो देखो, एड्रिनल ग्लैंड जो है, ये दो हमारे किडनी के ऊपर होती है, जो कैप जैसी बनी हुई है, दैट इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड, या एड्रिनल ग्लैंड।
तो इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं कौन, एड्रेनलिन जो है ना, ये इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। इसको हम इसी 3F हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं। 3F का मतलब होता है फाइट, फ्राइट या फिर फ्लाइट। इसका मतलब जैसे कोई एक मोटू आ गया तुम्हारे सामने, ठीक, और तुम छोटू पतलू यहाँ पे आ गए, ठीक, और ये पूरा देखो कितना गुस्से में है, इसकी आंखें पूरी लाल लाल है, ये पूरा एकदम गुस्से में है ये, ठीक है ना। ये पूरा एकदम गुस्सा लेकर गया है, देखो ये अरे अरे मास्टर तुम इतना अच्छा बनाए थे, देखो ये पूरा गुस्से में है, ठीक। अब इस मोटू को देख के तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, या तो तुम टेक्वांडो सीखे हो, मार्शल आर्टिस्ट हो, इसको मार दो, मतलब किससे तुम फाइट कर लो, या तो दूसरा तरीका है कि अभी मारने आ रहा है, तुरंत वहां से निकल जाओ, दौड़ सकते हो तेजी से, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो बहुत मोटू है, इसको दौड़ने में समय लगेगा, जल्दी से दौड़ नहीं पाएगा, और तुम छोटी से हो, दौड़ के भाग जाओ, तो फ्लाइट कर लो अपना फ्लाइट बुक करो, या फिर फ्लाइट डर के तुरंत हाथ जोड़ लो, कहो भैया भैया हमें छोड़ दीजिए, आज के बाद से हम आपका सारा स्ट्रेटजी का वीडियो देखेंगे भैया, तो ये काम कर सकते हो, ठीक। तो चलिए जी, ये जो ट्रिपल एफ हार्मोन है, इसको हम फाइट, फ्राइट और फ्लाइट इस तीन नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एड्रेनलिन का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, ये जो है डिफिशियंसी ऑफ जीएच, अगर ग्रोथ हार्मोन्स की हमारी बॉडी के अंदर में डिफिशियंसी, तो नाम में ही ग्रोथ, तो हम नाटे हो जाएंगे ना, पर क्या हम मेंटल रिटार्ड भी होंगे क्या। जैसे क्रिटिनिज्म में क्या होता है, क्रिटिनिज्म के अंदर में देखो, जो बच्चा क्रिटिनिज्म से ग्रसित है, उसका फिजिकल प्लस मेंटल दोनों ग्रोथ जो है ना, एक कम है, रिटार्ड है, ठीक है ना, कम है, ठीक। पर जो, अरे ये तो मैंने इधर लिख, कोई बात नहीं, अभी इसको ऊपर करते हैं। पर जो जिसके अंदर बस ग्रोथ हार्मोन की कमी है, ठीक, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है, तो ऐसा बच्चा जो होगा ना, ये बस फिजिकली इसकी ग्रोथ कम होगी, क्या है, इसकी बस फिजिकली ग्रोथ कम होगी। मेंटल कंडीशन कैसी होगी सर, तो मेंटल कंडीशन ओके, ओके ओकेज, ओकेज, ठीक, तो इसकी मेंटल कंडीशन एकदम ओके होगी, नॉर्मल होगी, ठीक। इसको हम इसीलिए हम ड्वार्फ बोलते हैं, बस ये नाटे हैं पर दिमाग वाले होते हैं, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन इन द चाइल्ड, जिसको हम डॉर्फिज्म बोलते हैं, विच रिटार्ड फिजिकल ग्रोथ, विच एक्सेस ऑफ जीएच इन द चाइल्ड, अगर हाँ हाँ हाँ, अगर सर इसकी अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होगी, अगर बच्चों के अंदर में क्या लिखा है यहाँ पे, बच्चों के अंदर में अगर इसकी एक्सेस हो जाती है, किसकी, ग्रोथ हार्मोन्स ना, अगर बच्चों के अंदर में बहुत एक्सेस हो जाती है ना, तो उसको हम जाइजेंटिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइजेंटिज्म। और यही जो ग्रोथ हार्मोन है, क्या, अगर यही ग्रोथ हार्मोन हद से ज्यादा निकलने लगा एडल्ट्स के अंदर में ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोमीगैली, ठीक है ना, एक्रोमीगैली बोलते हैं, ठीक। एकदम ग्रेट खली की तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। और जाइजेंटिज्म में एकदम खूब बड़ा सा, खूब टॉल, ठीक है ना। एबनॉर्मल इंक्रीज इन हाइट, अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हाँ। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो ग्रोथ होगा ही नहीं, बौना होगा, ड्वार्फिज्म होगी। अगर ग्रोथ हार्मोन खूब ज्यादा निकलने लगा बॉडी में, तो बॉडी भी खूब बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। आदमी खूब लंबे लंबे लंबे, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के लोगों जितने लंबे। चलिए जी, चलिए जी, तो देखो भैया, एक ह्यूमन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है, ये होता है कनेक्शन, कनेक्शन सर, हाँ, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है ना, मम्मी और बच्चों, माता और बच्चों के बीच में एक ऐसे जो कनेक्शन होती है, ठीक है ना, इसी को जब बच्चा पेट में रहता ना, तो एक नली से जुड़ा होता है ना, उसी नली को बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्लेसेंटा होती है ना,
ये भी हार्मोन सिक्रेट करती है, हालांकि ये कोई ग्लैंड नहीं है, ठीक है ना, पर ये प्लेसेंटा जो है ये हार्मोन सिक्रेट करती है। देखो ये जो हार्मोन जो सिक्रेट करती है, ये एक हार्मोन, वैसे कई हार्मोन सिक्रेट करती है, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ठीक। पर इसमें आप याद रखो एचसीजी, एचसीजी का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या करता है, ये प्रेग्नेंट फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होता है, तो प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन में प्रेजेंट होता है, किसमें, तो एचसीजी जो होता है भैया ये प्रेग्नेंट फीमेल के यूरिन में प्रेजेंट होता है। और यूरिन में प्रेजेंट होने से क्या फायदा होता है, तो हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने की किट आती है ना, तो वो किट कैसे काम करती है, तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है ना उसके यूरिन में ये हार्मोन की कंसंट्रेशन होती है, एचसीजी हार्मोन होता है उसके यूरिन में, ठीक है ना। तो जब हम उस डिटेक्टर पे लगाते हैं, जब उस किट में, वो किट पे जब हम डालते हैं ना यूरिन को, तब हमें पता चल जाती है, प्रेगनेंसी की टेस्ट होती है, ठीक है ना। चलो भैया, एक हार्मोन और होता है जिसको हम बोल रहे हैं थाइमस, ठीक है ना, थाइमस। यहाँ पे बीनीथ दी, ये जो अपना ब्रेस्ट बोन है ना, स्टर्नम, इसके पीछे होता है ये थाइमस, ठीक। थाइमस क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, समझा। थाइमस किसके लिए होता है, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। थाइमस बच्चों का बड़ा होता है, ठीक है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है, अभी तुरंत डाउनलोड होके आ रहे हैं, तो वायरस का चांस ज्यादा है ना, इसीलिए भगवान ने क्या बना के दिया है, थाइमस बना के दिया। थाइमस एक एंटीवायरस की तरीके से है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को अफेक्ट करना चाहेगा, इन्फेक्ट करना चाहेगा, तुरंत थाइमस से हम धड़ाधड़ 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 किल कर देगा, समझा। थाइमस जो होता है ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाता है, तो बच्चों में थाइमस बड़ा होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है थाइमस का साइज घटता जाता है, क्या, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है थाइमस का साइज घटता जाता है, और बूढ़ों के अंदर में बूढ़ापा आते आते थाइमस नहीं पाया जाता है। वाह वाह, क्या सर शायरी मार दिया आपने, बहुत बढ़िया, ऐसे याद कर लो। तो ओल्ड एज के अंदर में थाइमस की साइज एकदम घट जाती है, ठीक है ना, बहुत छोटी हो जाती है, इसीलिए ओल्ड एज में पर्सन क्या हो जाता है, बहुत बीमारी से वीक हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, इम्यूनिटी कम होती है बूढ़ों लोगों की, क्यों, क्योंकि थाइमस जो है ना धीरे 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 छोटा होते 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 एकदम खत्म, डिजनरेट की तरफ चला जाता है, डिजनरेशन की तरफ चला जाता है, एकदम खत्म ही हो जाता है। इसलिए बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी पावर कम हो रही है बूढ़ों लोगों की, ठीक है ना। और बच्चों के अंदर में इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है, किसकी वजह से, किसकी ये सब कृपा है, तो सब थाइमस की कृपा है। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में तो आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो देखो क्या लिखा हुआ है लाइन, थाइमस स्टार्ट डीजनरेटिंग आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ये धीरे धीरे कम होना, इसकी साइज छोटी होना चालू हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। ओल्ड एज पर्सन की इम्यूनिटी इसीलिए वीक होती है, समझा, समझा, समझा। चलिए सर यहाँ पे तो आपने अच्छा चार्ट बनाया, हाँ बहुत चार्ट में बनाता हूँ, अच्छा तो खा लो बेटा तुम इस हमारे चार्ट को, ठीक, इस चार्ट को चट जाओ और एग्जाम में एकदम झटपट से लिख करके फटाफट आओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या शायरी मार दिया सर आपने। चलिए जी, ये जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी है, इसी से ग्रोथ हार्मोन निकल रही है, मैंने बताया अभी, मैंने पूरा हार्मोन लिख दिया पिट्यूटरी का, ये तो बस ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे लिखा है। तो रेगुलेट ग्रोथ सब कुछ लिखा है, थायराइड थायरोक्सिन रिलीज करता है, ठीक है ना। इसका फंक्शन बता दिया, पैराथायराइड पैराथार्मोन, ये कैल्शियम मेंटेन करता है, एड्रिनल से एड्रिनल निकलता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए। पेनक्रियाज बचा है, तो पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है जो हमारी ब्लड की ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है सर, यस सर। टेस्टिस क्या निकालता है, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टिस से टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ठीक। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है। हम इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अगेन पिट्यूटरी का सारा हार्मोन से दिल लिखेंगे, और पूरा एफएसएच एलएच मेल में फीमेल में सब एक एक फंक्शन एकदम धड़ाधड़ उड़ा के रख देंगे, ठीक। चलो ओवरी जो है इससे दो हार्मोन निकलती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, समझे भैया।
देखो यहाँ पे लिखा भी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्टलेस होते हैं, हार्मोन को निकालते हैं, हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक मैसेज को लेकर के जाते हैं, बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म सबको कंट्रोल करता है। समझा क्या? हाँ सर, हमने तो समझ लिया। हाँ सर, हमने तो समझ लिया। अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या? अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझा तो भी बहुत अच्छी बात है। अरे सर, कैसी बातें आप कर रहे हो? समझ लिया तो भी अच्छा और नहीं समझा तो भी अच्छा। हाँ भाई, समझ लिया तो भी अच्छा, नहीं समझ लिया तो भी अच्छा। चलिए जी, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में, कौन से लेक्चर में? अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? अब इस अगले लेक्चर में हम सारा पढ़ लेंगे। अरे समझ में आया सर? हाँ सर, समझ में तो आया है। तो अगले लेक्चर में यार, ये थोड़ा-सा लेक्चर लेंथी लगा आपको, ठीक है ना? कोई बात नहीं, पर इस लेक्चर में हमने क्या किया यार, सारा कवर कर लिया, है ना? तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ये जो हार्मोन्स इन प्लांट है ना, तो ये जो कुछ अलग-अलग तरीके का आपके बुक में लिखा होगा, तो हार्मोन्स इन प्लांट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर अच्छा, ये हमारा तीसरा लेक्चर था। इसके अगले वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो देखो, हर एक चैप्टर को खत्म करने के लिए ना लगभग 4 से 5 लेक्चर में तुम पढ़ो, पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, वीडियो को थोड़ा बहुत अगर तुमको लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से, स्पीड बढ़ा सकते हो, सब कंट्रोल आपके हाथ में। आप मालिक हो, आप भगवान हो, आप सब कुछ हो, ठीक? चलिए जी, तो क्या ये आज भी हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है? हम कोशिश करते हैं आपको सुनाएं, आपको अच्छा लगेगा, आपको मोटिवेटेड रहोगे। एक कहीं पे मैंने, कहीं पे क्या, मैंने एक पेज पे पढ़ा है, इंस्टा पेज पे एक पोएम टाइप से है, ठीक है ना? ये काफी मोटिवेटिंग पोएम है, अच्छा लगा। मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये पोएम कुछ यूं है कि यदि आज रुका विश्राम किया, यदि आज रुका विश्राम किया, क्षण भर का भी आराम किया, यदि आज रुका विश्राम किया, क्षण भर का आराम किया, बिना लक्ष्य भेदे लौटा तो, बिना लक्ष्य भेदे लौटा तो फिर हमने कैसा संग्राम किया, क्या इसी दिवस की तृष्णा में निंदों को बलिदान किया, बिना विजय की प्राप्ति के एक ऐसा पूर्ण विराम किया, यदि मृत्यु मुझे स्वीकार थी तो फिर भय का कैसा सम्मान किया, नेत्रों में तनिक अभिमान नहीं, ये तो साहस का अपमान किया। एक अपनी चिंता में धधक रहा, अपने मन को ही शमशान किया, जब सब कुछ अपना हार गया तो फिर कैसा हमने दान किया, यदि क्षण भर भी विश्राम किया तो फिर कैसा हमने संग्राम किया। समझ में आएगा क्या? अच्छी बात किसी ने लिखी हुई है। ये पता नहीं किस पेज का है, जैसे आता मैं आपको बताता हूँ पेज, ठीक? चलिए जी, तो इन्हीं अच्छी बातों और इन्हीं मोटिवेशनल बातों के साथ हम अपना लेक्चर आज का खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते कूदते रहिए और हेल्दी रहिए, स्टे मोटिवेटेड। चलिए भैया, धन्यवाद हमें इतना समय तक शांतिपूर्वक ध्यान से सुनने के लिए और झेलने के लिए, समझने के लिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक